Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. This is chapter 19 of R.S. Sharma, Asian Indian History, published by Oxford. The chapter name is The Significance of Maurya Rule. ऑलरेडी इससे पहले हम चैप्टर 18 में जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने स्पेशली जो अशोक थे उनके बारे में बहुत ही डीपली पढ़ा था. ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये चैप्टर 19 रहेगा. आप चाहे स्कूल में है तब भी आपके लिए टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है ये, और चाहे आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आपको जो मौर्य रूल है उसके बारे में डिटेल के साथ पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से राइज होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम इसमें जानेंगे कि जो सिग्निफिकेंस था मौर्य रूल का वो क्या था, जैसे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, फाइनेंशियली जो चीज़ें थी वो किस तरह से वहाँ पर वर्क कर रही थी. तो एक एक करके सब चीज़ें जानेंगे कि जो उनका रूल है वो एक छोटे से एरिया से लेके कितने बड़े साम्राज्य तक मतलब वो कैसे बन पाया. ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. सबसे पहले बात करते हैं स्टेट कंट्रोल की. ठीक है, जो पूरा का उनका जो एरिया था उसको उन्होंने कैसे कंट्रोल किया हुआ था. तो जो ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स होती है रिपीटेडली स्ट्रेस दैट द किंग शुड बी गाइडेड बाय द लॉ लेड डाउन इन द धर्मशास्त्र. तो अगर हम हिंदू जो रूल है उसकी बात करें तो सबसे पहले जो ब्राह्मणिकल जो बुक्स होती थी जिनको जो ब्राह्मण हैं वो लिखते थे, और वो एक तरह की जो बुक्स होती थी उनमें लॉ लिखे होते थे कि आपको किसी भी स्टेट को कैसे चलाना है, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उस लॉ बुक को फॉलो करके उस पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल करने की, उस पर राज करने की वो होती थी किंग के पास. ठीक है, लिखने वाले कौन होते थे, उसे जो ब्राह्मण्स होते थे वो लिखते थे. मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि किंग को वो लोग गाइड करते थे जो लॉ बनाते हैं उसके थ्रू, और उसको बोलते थे धर्मशास्त्र, है ना, क्योंकि उसमें सारी जो धर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें होती थी उस स्टेट में वो सारी लिखी होती थी, और उसी तरह के जो कस्टम्स है वहाँ पर फॉलो किए जाते थे इंडिया में. जैसे कि हम सबको पता है जो कौटिल्य हैं मौर्य के टाइम पे एक बहुत ही अच्छे वो मिनिस्टर रहे हैं. उन्होंने अपने जो किंग हैं उनको गाइड किया है. तो उन्होंने बताया था अपनी बुक के अंदर किस तरह से किसी भी स्टेट को एक अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. द सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द वर्ण एंड आश्रम कोलैप्स एंड ही कॉल द किंग धर्म प्रवर्तका. ठीक है, तो उन्होंने जो कौटिल्य हैं उन्होंने किंग को एडवाइस किया कि जो धर्म है आप उसको किसी जो सोशल मतलब हमें ना ये टैलेंट के अकॉर्डिंग लोगों को चूज़ करना है. ठीक है, और जो ये सब चीज़ें हैं कि भाई जो अपने लोग हैं उनको एक अच्छी हाई पोस्ट दे दी, तो इस तरह से हमें चीज़ों को नहीं चलाना है, क्योंकि एक स्टेट को अगर आपको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना है और उसको आगे लेके जाना है तो वहाँ पर आपको लोगों के टैलेंट के हिसाब से उनको पोस्ट देनी पड़ेगी. उन्होंने यहाँ पर किंग को बोला है धर्म प्रवर्तक. ठीक है, दैट द रॉयल ऑर्डर वर सुपीरियर टू अदर ऑर्डर्स वॉर अजटेड बाय द अशोका. ठीक है, जो रॉयल ऑर्डर्स होते थे उनको सुपीरियर माना जाता था बाकी सब ऑर्डर से, और रॉयल ऑर्डर्स को देता कौन था, जो किंग था. जिस टाइम पे इस चीज़ को अपनाया गया कि जो रॉयल ऑर्डर्स हैं वो सुपीरियर हैं बाकी किसी भी ऑर्डर से, उस समय रूल चल रहा था अशोक का. और अशोक ने ये जो बात है ये अपनी इंस्क्रिप्शन में लिखवाई है कि जो रॉयल ऑर्डर है वो सबसे सुपीरियर होना चाहिए. अशोक ने धर्म को बहुत फैलाया. हमने जैसे कि जाना था लास्ट लेक्चर में कि उनका धर्म क्या था. उन्होंने जो धर्म की नीति को अपनाया था क्योंकि वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो चुके थे, तो इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट भी किया और साथ में उसको देश विदेश में फैलाया भी. यहाँ तक कि उसको फैलाने के लिए उन्होंने अलग से जो ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया, जिससे कि वो उसको अच्छे से ना केवल सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत से बाहर भी उस चीज़ को अच्छे से इन्फोर्स करें. ठीक है, और यही एक रिज़ल्ट उनकी जो भी उन्होंने ये पूरा का पूरा जो मेहनत करी उस धर्म को फैलाने के लिए वो हम आज भी देखते हैं कि ना केवल भारत में बल्कि भारत में तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन बाकी अगर हम दूसरी एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पर जो बुद्धिज़्म है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है. ठीक है, आगे देखते हैं. जो पॉलिसी थी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वगैरह पहले मगध में वही अडॉप्ट की हुई थी. जितने भी मगध के अंग, वैशाली, काशी, ये जितने भी जो पॉपुलर उस समय महाजनपद हुआ करते थे वहाँ पर सब जगह यही था मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के, मतलब एरिया ऑक्यूपाई करना है तो मिलिट्री को लेके जाओ और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा वही सब करना होता था और चीज़ों को एनेक्स कर लिया करते थे. इसी तरह से जोड़ जोड़ के जो मगधन एम्पायर है, जो इतनी बड़ी जो एम्पायर थी उसको बनाया गया था. मिलिट्री कंट्रोल ओवर दिस एरिया इवेंचुअली टर्न इनटू अ कोरेसिव कंट्रोल ओवर द लाइफ ऑफ द पीपल एंड मगध हैड द रिक्वेसाइड पावर ऑफ द स्वेट टू इन्फोर्स इट ओवरऑल अथॉरिटी. और धीरे धीरे हम सबको पता है कि जो पूरा जो मगध था जो कभी इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन इसी तरह से एक मिलिट्री कंट्रोल की वजह से जो एरिया था धीरे धीरे क्या होता चला गया, वो बहुत बड़ा एक एरिया होता चला गया. और पूरे पे किसकी अथॉरिटी हो गई, जो मगध जो एम्पायर था अपने आसपास जितने भी एरिया थे सबको उसने कंट्रोल कर लिया था. इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वेरियस स्फेयर ऑफ द लाइफ
द स्टेट हैड टू मेंटेन अ वास्ट ब्यूरोक्रेसी। अब जब इतने बड़े एरिया को आपने ऑक्यूपाई कर लिया है तो वो एरिया किसी ऐसा तो है नहीं कोई अकेला एक किंग ही चला लेगा। उसके लिए आपको पूरे उस एरिया को संभालने के लिए आपको बहुत से लोग चाहिए होंगे, जैसे कि आज भी होता है कि एक देश को चलाने के लिए केवल एक पीएम काफ़ी नहीं होता, एक प्रेसिडेंट काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनके अंडर रह रहे बहुत सारे मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि उस स्टेट को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी एक वास्ट जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको मेंटेन करने की ज़रूरत थी। ठीक है। इन नो अदर पीरियड ऑफ एशियन इंडिया डू वी हियर एज ऑफ मैनी ऑफिसर्स एज इन मौर्य टाइम। मौर्य के से पहले भी बहुत सारे जो किंगडम थे वो आते हैं, लेकिन किसी भी किंगडम में हमें इस तरह से सुनने के लिए नहीं मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स रहे हैं। जितने ज़्यादा जो ऑफिसर्स थे वो मौर्य में अपॉइंट किए गए, इतने और किसी में अपॉइंट नहीं किए गए। अब देखते हैं इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म थी वो कैसे थी। काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट थी। अब एरिया बहुत बड़ा है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी बड़ी होगी, उसमें काम करने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। इन्होंने क्या करा, बहुत सारे तरह की जो स्पाइस है उनको भी रखा जासूसी के लिए कि आसपास या उनके लोगों के बीच में कोई इस तरह की साजिश ना चल रही हो कि कल को पता चले कि वो जो किंग है उसी पर ही भारी पड़ जाए, पता चले उसकी जो मिनिस्टर है उसी के अंडर रह के उसी के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है। जो फॉरेन एनिमीज़ हैं उनके बारे में जानने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए अलग से ऑफिसर्स हैं, उनको अपॉइंट किया गया। उन्होंने जो मनी है लोगों से कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने बंद भी किया जो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज वर कॉल्ड द तीर्थास। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी थे उनको ये तीर्थास बोलते थे। अगर मैं प्रोनाउंस करने में कोई गलती कर रही हूँ तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स अपीयर दैट मोस्ट फंक्शनरीज वर पेड इन द कैश। और यहाँ पर अब क्या शुरू कर दिया कि अगर कोई किसी से काम करवा रहा है तो उसको जो सैलरी है वो पेड मतलब वो कैश में दी जाए। ठीक है। द हाइएस्ट अमंग हुम द मिनिस्टर, जिनको मंत्री बोलते थे, जो हाई प्रिस्ट होते थे उनको पुरोहित बोलते थे, जो कमांडर इन चीफ होते थे उनको सेनापति बोलते थे, और जो क्राउन प्रिंस होते थे उनको युवराज बोलते थे। इन्हीं सबको जो सैलरी है वो दी जाती थी और ये रिसीव करते थे कम से कम 48,000 पन्नास। ठीक है। जो ये पन्नास है ये सिल्वर कॉइन होते थे। ठीक है। और ये जो तोला होता है ना उसका 3/4 होता था। तो 48,000 जो पन्नास है वो इन सबको मिलते थे, जिन सब के बारे में मैंने अभी आपको बताया, मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ, क्राउन प्रिंस और हाई प्रिस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाई पोस्ट होती थी उनमें इन्हीं को काउंट किया जाता था। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू दैम द लोएस्ट ऑफिसर्स वर गिवन 60 पन्नास, और सबसे जो छोटी रैंक के जो होते थे उनको 60 पन्ना दिया जाता था। अब आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था इनके पेमेंट में। और जो और ज़्यादा एम्प्लॉय होते थे, जो और इनसे भी नीचे लेवल पे होते थे, उनको 10 से 20 पन्नास। तो आप एक फ़र्क देख सकते हो कि किसी को कितना ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कितना ज़्यादा कम मिल रहा है। ठीक है। तो आपको ये डिस्पैरिटी देखने के लिए मिल रही होगी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी के अंदर। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा स्टेट कंट्रोल, कि स्टेट को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा था। अब देखते हैं जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस है वो कैसी है। तो इकोनॉमिक जो रेगुलेशन है, अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, जिसमें जो कौटिल्य है उन्होंने लिखा था सब चीज़ें, क्योंकि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। और कहते हैं आज भी अगर किसी स्टेट को हमें अच्छे से चलाना है तो हम ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इट वुड अपीयर दैट द स्टेट अपॉइंटेड 27 सुप्रिंटेंडेंट्स। तो इसमें बताया है कि स्टेट को चलाने के लिए उन्होंने 27 जो सुप्रिंटेंडेंट्स थे, जिनको अध्यक्ष बोलते थे, उनको अपॉइंट किया गया था। और वो रेगुलेट करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। वो कंट्रोल करते थे एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, कॉमर्स को, वेट और मेजर्स को, क्राफ्ट को, वीविंग, स्पाइनिंग, माइनिंग एंड द लाइक। मतलब जो इस तरह के भी उस समय जो स्टेट के अंदर काम चलते थे उन सबको कंट्रोल करने का काम इन अध्यक्ष को होता था। साथ में ये इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको भी प्रोवाइड करते थे किसानों को, जिससे कि उनके एग्रीकल्चर में फ़ायदा हो सके। जो मेगास्थनीस है वो हम पता है कि जब मौर्य एम्पायर का रूल था तो जो मेगास्थनीस होते हैं, ठीक है, जो बाहर से आते हैं यहाँ पर भारत को घूमने के लिए, भारत के बारे में जानने के लिए, है ना, वो मौर्य एम्पायर में आते हैं। एंड मौर्य मेगास्थनीस इन्फॉर्म अस दैट इन द मौर्यन एम्पायर द ऑफिसर्स मेजर द लैंड एज इन इजिप्ट एंड इंस्पेक्टेड द चैनल थ्रू विच वाटर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉलर चैनल। तो मेगास्थनीस ने बताया है कि मौर्य एम्पायर के टाइम पे जो ऑफिसर्स होते थे वो लैंड को मेज़र करते थे, और उनका जो मेज़र करने का तरीका था वो बिल्कुल सेम ऐसा था जैसे कि इजिप्ट में होता है। ठीक है। और चैनल्स वगैरह जो वाटर के बनाए थे उनको आगे चल के स्मॉल स्मॉल चैनल्स में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। हालांकि भारत में इस चीज़ का नहीं पता था कि जिस तरह का सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है, इस तरह का जो सिस्टम है वो इजिप्ट में भी चलता है। उनका वो अपना खुद का बनाया हुआ सिस्टम था भारत वालों का। ठीक है। लेकिन मेगास्थनीस
थे जो वो इजिप्ट को भी घूम चुके थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दोनों में सिमिलैरिटी लगी। ठीक है। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो कौटिल्य का था, अ स्ट्राइकिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियड वॉज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव्स इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, लोगों ने जो गरीब लोग होते थे उनको स्लेव्स बनाया हुआ था। अब वो जो स्लेव्स थे वो क्या ही काम करते थे, वो उनके घरों में उनका छोटा मोटा हाथ बटा रहे काम में। लेकिन अब मौर्य पीरियड में क्या हुआ, उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे दी। ठीक है भाई, अब उनको किस में लगा दिया, उनको एग्रीकल्चर में लगा दिया। जो स्लेव्स हैं उनको एग्रीकल्चर के काम में लगा दिया। तो कहीं ना कहीं इससे जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा होने लगा, और जो स्लेवरी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई। ये लोग भी एक अच्छा जीवन जीने लगे। मेगास्थनीज स्टेट दैट ही डिड नॉट नोटिस एनी स्लेव इन इंडिया, बट देर इज़ अ लिटिल डाउट दे हैड बिन डोमेस्टिक स्लेव फ्रॉम द वैदिक टाइम ऑनवर्ड। देखो मेगास्थनीज ने कहा है कि उन्होंने भारत में स्लेव्स को नोटिस नहीं किया। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में डाउट है कि उस समय भी डोमेस्टिक स्लेव्स होते थे, मतलब जो घरों में जो स्लेव्स लगा लेते हैं अपने काम कराने के लिए वो थे, और वो चलता आ रहा था वैदिक टाइम से। ठीक है, जिस तरह से वैदिक टाइम में डोमेस्टिक स्लेव्स होते थे जिन्हें अपने घर में अपने काम के लिए रखा जाता था। ठीक है, मॉडर्न पीरियड स्लेव्स वर एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क ऑन अ लार्ज स्केल। लेकिन मौर्य पीरियड में आकर क्या हुआ, उन्होंने घरों में ना काम करके बल्कि उनको एंगेज किया गया एग्रीकल्चर के काम में। ठीक है, और एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे स्टेट ने मेंटेन कर लिए थे बहुत सारे फार्म्स, जिसपे बहुत सारे जो स्लेव्स थे, लेबर्स थी, उनको काम मिल गया। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एरिया है, तो अब किंग की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपना इतना बड़ा एरिया तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उसके लिए अब उन्हें खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो इसलिए उनको फार्मिंग पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। अब फार्मिंग करेगा कौन, वो तो उसके लिए उनको लोग चाहिए। तो इसलिए जो स्लेव्स थे, लेबर थे, अब सबको काम मिल गया था फार्मिंग में। ठीक है, तो 1,50,000 जो वॉर कैप्टिव्स थे जिनको अशोक लेकर आए थे कलिंग से पाटलिपुत्र में, ठीक है, उन सबको भी उन्होंने एग्रीकल्चर में लगा दिया। बट द नंबर ऑफ 1,50,000 सीम्स टू बी एग्जीक्रेटेड। ठीक है, आप लेकिन कुछ इतना ज़्यादा श्योर नहीं है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, जो नंबर के बारे में, एशियन इंडियन सोसाइटी वॉज नॉट अ स्लेव सोसाइटी। अगर हम बात करें, जो एशियन इंडियन सोसाइटी है वो स्लेव सोसाइटी नहीं थी। क्योंकि अगर हम भारत को और बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ग्रीस हो गया, रोमन हो गया, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर जो स्लेव्स थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बल्कि भारत में उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। ठीक है, वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर तो उनको बेड़ियों में बांध के रखते थे। ठीक है, खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं था। द शूद्रास वर रिगार्डेड एज द कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ 3 हायर वर्णास। जैसे कि हम सबको पता है कि जो शूद्र है 4 वर्ण में बांट रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे नीचे जो शूद्र आते थे, माना जाता था कि जो शूद्र हैं वो एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, मतलब जो उनसे ऊपर जो 3 हायर वर्ण हैं वो उन तीनों की ही सेवा करेंगे। वो ब्राह्मण की भी सेवा करेंगे, क्षत्रिय की भी सेवा करेंगे, और साथ में वैश्यास की भी सेवा करेंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था। दे वर कंपेल्ड टू सर्व दैम एज अ स्लेव्स, आर्टिशियन, एग्रीकल्चर लेबर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट। तो ये सारे उनका काम होते थे कि ठीक है, या तो स्लेव बन के रहो किसी का, या छोटा मोटा काम कर लो, एग्रीकल्चर लेबर मजदूरी करो, या फिर किसी के घर में डोमेस्टिक सर्वेंट लग जाओ। सेवरल रीजन सजेस्ट दैट द रॉयल कंट्रोल वर एक्सरसाइज ओवर अ वेरी लार्ज एरिया। ठीक है, तो जो रॉयल कंट्रोल था उस समय वो बहुत बड़े लार्ज एरिया पे, मतलब जो उस समय जितनी भी जो ज़मीन होती थी वो सारी ज़्यादातर जो रॉयल कंट्रोल में आती थी, मतलब जो किंग वगैरह उन्हीं के कंट्रोल में आती थी। ठीक है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ पाटलिपुत्रम फ्रॉम वेयर रॉयल एजेंट कुड सेल अप एंड डाउन द गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक रिवर। अब यहाँ पर आप देखोगे जो मगध का जो एरिया था, जो पोजीशन थी पाटलिपुत्र, जो उस समय बहुत ही एक हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी। अच्छी जगह क्यों थी, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी रिवर्स थी, गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक रिवर, और यहाँ पर उनको ट्रेड करने में बहुत आसानी होती थी। वो पानी के रास्ते के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, तो उनको ट्रेड करने में बहुत आसानी रहती थी। रॉयल रोड कैन फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू नेपाल थ्रू वैशाली एंड चंपारण। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो पानी के थ्रू ही ट्रेड करते थे या पानी के थ्रू इनको आना जाना था, बल्कि रॉयल रोड भी होती थी। इतनी अच्छी तो नहीं होती थी जैसे कि अब है, लेकिन हाँ उस टाइम के हिसाब से वो जो रोड वगैरह है उनको अच्छा बनाया हुआ था। वो पाटलिपुत्र से नेपाल जाती थी, वैशाली की से होते हुए, चंपारण होते हुए। ठीक है, और यहाँ तक कि जो हिमालय का फुट हिल्स था, जो हिमालय का जो नीचे वाला जो जगह थी, वहाँ पर भी रोड बनाई हुई थी जो कि पास होती थी वैशाली से, चंपारण, कपिलवस्तु, कलसी, देहरादून, है ना, हजरा, पेशावर। तो ये सारी जगह है, तो ये आप समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ उनका ट्रेड होता था या आना जाना होता था। जो मेगास्थनीज है वो बताते हैं जो रोड थी उनको कनेक्ट किया हुआ था नॉर्थ से लेके वेस्टर्न इंडिया, पटना तक,
है ना। तो पूरा एक काफ़ी अच्छा लिंक बनाया हुआ था जिससे कि वो नॉर्थ को बिल्कुल जो मिडिल इंडिया है उससे जोड़ सके। जो रोड थी उनको लिंक किया हुआ था पटना का जो सासाराम से, ठीक है, मिर्ज़ापुर से, सेंट्रल इंडिया से, जिससे कि कोई एरिया छूटे ना, खासकर जो नॉर्थ वाला है। द कैपिटल वॉज ऑल्सो कनेक्टेड with Kaling via route through eastern MP. Kaling in turn was linked with आंध्र एंड कर्नाटका। तो ना केवल सिर्फ नॉर्थ में बल्कि उन जो रास्ते हैं उनको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका मतलब साउथ तक भी उनको जोड़ा गया था, मध्य प्रदेश कलिंग से होते हुए। सारी जितनी भी जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट था ये सारा किस पर होता था, या तो हॉर्सेस पे होता था। तो इसीलिए जो हॉर्सेस थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई कार बस तो होती नहीं थी, ज़्यादातर वो जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर बैठ के वो लोग ट्रैवल वगैरह किया करते थे। जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो आपको जो इम्पोर्टेंट उस समय हाईवेज होते थे जिन पे बहुत ज़्यादा आना जाना होता था, है ना, उन पर जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो लगे होते थे। जो स्टोन पिलर है बना हुआ कहाँ पर, जो चुरर नियर वाराणसी में है, ठीक है, फ्रॉम वेयर दे वर ट्रांसपोर्टेड टू नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। उस वाले रास्ते से वो नॉर्थ से साउथ इंडिया तक जाते थे। जो मौर्यन कंट्रोल है over the settled part of the country may have matched that of the मुगल and the perhaps of the ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप जो मौर्यन का जो कंट्रोल वाला जो एरिया देखोगे वो आपको काफ़ी हद तक उनका जो सेटल्ड पार्ट था कंट्री का, जहाँ पर उनका रहना सहना ट्रेड वगैरह बहुत अच्छा होता था, वो आप मैच कर पाओगे मुगल टाइम पीरियड से या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से। कि मतलब बाद में जो मुगल थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिस तरह से उन्होंने को जो पार्ट था उसको बहुत अच्छे से फ्लरिश कर दिया था, वैसे ही किसी टाइम पे मौर्यन का भी हुआ करता था। Medieval transport improved as a consequences of more settlement on the highway and the use of strapped consequence of more settlement on the highway। ठीक है, तो जब ये रास्ते बहुत चलते थे तो धीरे धीरे यहाँ पर जो सेटलमेंट्स है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेट 18th सेंचुरी में आप क्या देखोगे, व्हेन द डोमिनियन ऑफ द कंपनी एक्सटेंडेड अप टू इलाहाबाद, tax collection were transported by boat from eastern UP to Calcutta and the transport system was much improved when steam navigation began on the Ganga around the 1830। यहाँ तक कि जब ब्रिटिश आते हैं, कंपनी का रूल हो जाता है, उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन है वो भी इन रिवर्स को यूज़ करके यूपी से कैलकाटा तक वो पानी के थ्रू ही, वाटर के थ्रू ही टैक्स कलेक्ट किया जाता था बोट से। तो मतलब जो रिवर्स हैं उनका यूज़ केवल ये नहीं है कि सिर्फ पुराने टाइम में होता था, बल्कि जो रिवर्स हैं उनका यूज़ बाद में एक जब कंपनी का रूल हो गया था भारत में तब भी उन्होंने पूरा भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इन द डिस्टेंट एरिया द मौर्य इंपीरियल अथॉरिटी मे नॉट हैव बीन इफेक्टिव। पाटलिपुत्रा वो द चीफ सेंटर ऑफ द रॉयल पावर। तो जो पाटलिपुत्र है हम सबको पता है वो चीफ सेंटर रहा है रॉयल पावर का, बट तोशाली, स्वर्णगिरी, उज्जैन, तक्षशिला ये क्या थी, ये प्रोविंशियल पावर थी, मतलब आसपास वाली। सबसे इंपॉर्टेंट पाटलिपुत्र था। ईच ऑफ देम वॉज गवर्न बाय द गवर्नर। अब इतना बड़ा एरिया था, अकेला किंग कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो हर एक एरिया में गवर्नर को अपॉइंट किया होता था और वो उन गवर्नर्स को क्या बोलते थे, कुमार, मतलब क्योंकि बेसिकली वो सब प्रिंस ही होते थे। गवर्नर ज़्यादातर सब कहाँ से होते थे, वो सब एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। जो प्रिंसली गवर्नर थे तोशाली के, उन्होंने पूरा जो उन्होंने पूरा का पूरा जो कंट्रोल किया हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेटेड हम कहेंगे उन्होंने जो पूरा कंट्रोल किया हुआ था वो था कलिंग वाला एरिया और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का भी, स्वर्णगिरी जो डेक्कन वाला पार्ट था, तो वो सारा जो तोशाली था उसी के अंडर आता था और उसी में रहने वाले जो जिनको वो दिया हुआ था एरिया प्रिंस को, वही सारा इसको कंट्रोल करते थे। सेम ऐसे ही अगर आप उज्जैन के गवर्नर को देखोगे तो उन्होंने पूरा अवंती का एरिया, तक्षशिला का एरिया उसको कवर किया हुआ था। Princely governor may have functioned an autonomous ruler, and although some governor oppressed their subject, and Ashok authority was never seriously questioned। तो देखिए ये सब जो राजा थे, ये सब जो प्रिंस थे, ये वहाँ पर एक ऑटोनॉमस रूलर की तरह काम करते थे। मेन पावर तो किसकी होती थी, जो सेंट्रल में उस समय जो भी किंग है। मौर्य रूलर्स डिड नॉट हैव टू डील विद अ लार्ज पॉपुलेशन। अब यहाँ पर मौर्य अपने आप में बहुत बड़ा एक साम्राज्य बन चुका था, बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था, लेकिन इनकी पॉपुलेशन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इनकी जो आर्मी थी वो 6,50,000 इसमें बता रखा है, इससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ी। और कम से कम 10% जो पॉपुलेशन होती थी वो हमेशा आर्मी का पार्ट होती थी, मतलब टोटल जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ पर है उसका 10% आर्मी में जो लोग थे वो लगे होते थे। तो जो टोटल पॉपुलेशन है गैंगेटिक प्लेन के आसपास में नॉट हैव बीन ओवर 6.5 मिलियन, तो वो 6.5 मिलियन से ज़्यादा कभी नहीं हुई। ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन शो दैट द रॉयल रिट ran throughout the country except the extreme east and the
South, and 19th Ashokan inscription have been found in Andhra Pradesh and the Karnataka. तो जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है एक तरह से जो रॉयल रिट की तरह वो पूरे देश में लगाए गए थे, ठीक है, ईस्ट में भी साउथ में भी, लेकिन ज़्यादा अगर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा ईस्ट में भी नहीं, बहुत ज़्यादा साउथ में भी नहीं, जो बीच वाला जो उसका एरिया था उनमें ज़्यादा वो आपको इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलेंगे। 19 जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो हमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मिलते हैं। बट रिजिड स्टेट कंट्रोल में नॉट हैव बिन प्रूव्ड इफेक्टिव मच बियॉन्ड द मिड गैंगेटिक जोन। लेकिन ज़्यादा जो कंट्रोल था वो ज़्यादा इसका जो गंगा के आसपास वाला जो एरिया था वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल था, ठीक है। ओइंग टू डिफिकल्टी इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूर ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद देखिए आजकल तो ये होता है किसी से कॉन्टैक्ट करना हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कॉन्टैक्ट करने के, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन के इतनी ज़्यादा जो हमारे पास सोर्सेज नहीं थी। अगर आपको किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो आपको वहाँ पर जाना होगा या किसी को भेजना होगा, तो इतने में तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता था। द मौर्यन पीरियड कॉन्स्टिट्यूट अ लैंडमार्क इन द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन एशियन इंडिया। इनका जो टैक्सेशन सिस्टम था वो भी थोड़ा पहले के टाइम से थोड़ा कुछ अलग था, है ना। कौटिल्य नेम मैनी टैक्सेस विच वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, आर्टिशन एंड ट्रेडर्स। तो टैक्स तो ये सभी से लेते थे, कौटिल्य ने अलग अलग टैक्स बना रखे थे कि पीजेंट से ये लिया जाएगा, आर्टिशन से ये लिया जाएगा, ट्रेडर्स से ये लिया जाएगा, ठीक है। तो सबके अपने अपने टैक्स भी होते थे। They required a strong and efficient machinery for assessment, collection and storage. अब इतने सारे जो लोग हैं सबसे अलग अलग टैक्स लिया जा रहा है तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्गर ऑफ एक एफिशिएंट मशीनरी की ज़रूरत है कि आपको पता भी तो होना चाहिए कि किससे कैसे टैक्स लिया जाना है, वो सबका कहीं ना कहीं आपको पूरा अरेंज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, है ना, उसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा, फिर उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बहुत ही एफिशिएंट मशीनरी की ज़रूरत थी। मौर्य अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू असेसमेंट दैन टू स्टोरेज एंड डिपॉजिट, ठीक है। द समाहर्ता वॉज द हाइएस्ट ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ असेसमेंट। तो जो समाहर्ता थे वो सबसे बड़े और उस पर हाइएस्ट ऑफिसर्स हुआ करते थे, और क्या करते थे, इनका काम क्या था, टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है। ये याद रखना, समाहर्ता कौन थे, जो टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। फिर है सानिधिता, ठीक है। इनका काम क्या होता था, जो अब वो पैसा कलेक्ट होके आ तो गया, अब उसको स्टोर कैसे करना है, ठीक है ना, मतलब खजाना है जो उसको मेंटेन कैसे करना। द असेसर कम कलेक्टर वॉज फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन द चीफ ट्रेजरर। तो यहाँ पर बताया है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थे वो कौन थे, वो तो समाहर्ता ही थे। अगर आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं करोगे तो उसको मेंटेन कैसे करोगे। जो डैमेज था स्टेट का, ठीक है, वो अगर हम बात करें तो शुरुआत में काफ़ी अच्छा रहता है सब कुछ, लेकिन बाद में आकर थोड़ा हम क्या करते हैं तो वो मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि वो थोड़ा बिगड़ने लग जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे भी चीज़ें देखी गई हैं उस समय पे। इनफैक्ट एन इलेबोरेट मशीनरी फॉर असेसमेंट वॉज फर्स्ट सेटअप ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। इसीलिए एक बहुत अच्छा सेटअप लगाया जाता है कि जो टैक्स है उसको कैसे कलेक्ट करना है और फिर कैसे उसको स्टोर करना। लिस्ट भी है टैक्सेस की जिसपे मेंशन किया हुआ है अर्थशास्त्र के अंदर कि कौन कौन से टैक्स उस समय कलेक्ट किए जाते थे। जो अर्थशास्त्र है बहुत ही इंप्रेसिव है अगर आप उसको पढ़ोगे तो, ठीक है। इफ़ दीज वर रियली कलेक्टेड वेरी लिटिल वुड हैव बीन लेफ्ट टू द पीपल टू लिव ऑन। अगर हम देखें अगर वो सारे टैक्स अगर वाकई में कलेक्ट किए जाते होंगे, जितने भी टैक्स का मेंशन है अर्थशास्त्र के अंदर, अगर वो वाकई में इस तरह के टैक्स लोगों से लिए जाते होंगे तो लोगों के पास सही में कुछ नहीं बचता होगा। मतलब वो जितना भी मेहनत मजदूरी करके कमाते थे, अगर वो ये सारे टेक्स्ट वाकई में दिया करते थे तो उनके पास बाद में बहुत ही थोड़े पैसे बचते होंगे। The epigraphic evidence we have for existence of rural storehouses show that tax were also collected in kind, ठीक है। कुछ एपिग्राफिक जो हमें एविडेंस में मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो गांव वगैरह है वहाँ पर स्टोर हाउसेज होते थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, है ना। और ये ग्रेनरीज भी होती थी जो लोकल पीपल होते थे उनको हेल्प करती थी। ग्रेनरीज क्या होती है कि जहाँ पर जो ग्रेन होते थे, ठीक है, अन्न होता था, उसको कलेक्ट करके रखा जाता था लोगों के लिए कि अगर कभी कोई फेमाइन आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, भुखमरी पड़ जाती है, तो उस समय वो जो लोकल पीपल हैं, वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, उनको उस ग्रेनरी में से वो जो अन्न है उसको दिया, मतलब दे के उनका गुजारा हो पाए। पंचमार्क कॉइन भी चलते थे जिन पे सिंबल होता था पिकॉक का, ठीक है, या फिर क्रिसेंट जो हील वाला जो एरिया होता है उसका, ठीक है। और ये इंपीरियल करेंसी होती थी मौर्यास की, मतलब पहचान होती थी कि अगर ये सिंबल है तो ये किसकी करेंसी है, ये मौर्यास की है। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हमें ये डिस्कवर की गई है। कॉपर के कॉइन होते थे, पंचमार्क होते थे वो भी, ठीक है। बिसाइड पंचमार्क सिल्वर एंड कॉपर कॉइन
कास्ट कॉपर कॉइन एंड डार्क स्ट्रक कॉइन वर ऑल्सो इशूड, ठीक है ना, तो कुछ और तरह के कॉइन भी हमें वहाँ से मिलते हैं. विदाउट डाउट ऑल दिस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन हेल्प द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड पेमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन कैश, ठीक है. तो इन कॉइन से हमें पता चलता है कि टैक्स कलेक्ट करने के दौरान या तो इनको ये मिलते होंगे या फिर जब ऑफिसर्स की पेमेंट करते होंगे कैश में तब ये कॉइन काम में आते होंगे, ठीक है. Because of its uniformity, the currency must have facilitated market exchange in a wider area. ठीक है, तो करेंसी को देख के हमें पता चल सकता है कि जो ये करेंसी है ये पूरे वाइडर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती थी उस समय, क्योंकि ये कोई हमें ऐसा नहीं है कि हमें एक ही जगह से मिली है, बल्कि हमें भारत में अलग अलग जगह से ये जो करेंसी है ये डिस्कवर की गई है. The term empire is used for the territories conquered by the Magadhanian king. But this pre-industrial empire was different from the colonial empire of the industrial period. ठीक है, तो देखिए जो टर्म जो एम्पायर है वो टेरिटरी के लिए यूज़ की जाती थी उस समय, जो कि मगधन एम्पायर ने, जो मगधन किंग है उन्होंने ऑक्यूपाई करी थी. लेकिन अगर हम बात करें कॉलोनियल जो अब ये कॉलोनियल जो एम्पायर है कहा तो इसको भी एम्पायर जाता है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी अलग थी मगधन से. क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पीरियड था. हम सबको पता है कि जब अंग्रेज़ आते हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको प्री इंडस्ट्रियल एम्पायर भी कहा जाता है जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, ठीक है. लेकिन काम इनका भी वही चल रहा था, इंडस्ट्रीज ज़रूर लगा रहे थे लेकिन टैक्स भी लेते थे लोगों से और लोगों से ट्रिब्यूट भी लेते थे. द प्री इंडस्ट्रियल रूलर कलेक्टेड टैक्सेस from a limited area under their direct control but also received tribute from the distant ruler who acknowledged the suzerainty of the empire. ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे काम तो वो भी वही कर रहे थे जो उनका इंडस्ट्रियल एम्पायर था, लेकिन यहाँ पर जो प्री इंडस्ट्रियल रूलर थे, मतलब इंडस्ट्रीज लगने से पहले जो रूलर थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स से पहले जो रूलर थे, टैक्स वो भी कलेक्ट करते थे फ्रॉम अ लिमिटेड एरिया अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में होता था वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है. लेकिन जो ट्रिब्यूट है वो उनको दूर दूर से भी आता था. दूर दूर से कैसे आता था? उनके आसपास जो दूर दूर जो राजा थे जो कहीं ना कहीं उनसे वीक हुआ करते थे, वो उनको हमेशा डरा के रखते थे कि अगर हम जैसा कह रहे हैं आप वैसा नहीं करोगे तो क्या होगा, हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे और जो आपका एरिया है उसको भी हम अपने एरिया में मिला लेंगे, वरना तो जो हम कहते हैं हमारी सेवा में आप वो सब काम करते रहो. तो इसीलिए वो जो छोटे छोटे राजा होते थे, रजवाड़े होते थे, वो क्या करते थे, बड़े राजा की बात मान के, है ना, जो पावरफुल किंग होता था उसकी बात मान के उसको गिफ्ट के तौर पे बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उसके राज्य में भिजवाते रहते थे जिससे कि वो उन पर अटैक ना करे. इन द कॉलोनियल empire of the industrial age, the ruler obtained raw material from their dominion for the manufacture for various goods which were sold to the dominion. अब देखिए, अब जब अंग्रेज़ों का टाइम आता है वो क्या करते हैं, यहाँ से वो हमारे देश से बहुत सारा जो रॉ मटेरियल होता है ना, जो कच्चा सामान होता है उसको यहाँ से लेके जाते हैं और यूरोप में जाके उस कच्चे सामान से वो क्या करते हैं, वो उस जैसे कॉटन है वो यहाँ से कॉटन ले गए और यूरोप में जाके उस कॉटन से उन्होंने क्या करा, टेक्सटाइल का वर्क शुरू कर दिया, कपड़े बनाने शुरू कर दिए और उन कपड़ों को लाके फिर से भारत में बेचा. अब यहाँ से कॉटन तो वो लोग सस्ते में ले गए खरीद के, वहाँ पर उन्होंने उसके कपड़े बना दिए मशीन से और यहाँ पर आकर वो उसको बहुत ज़्यादा महंगे दामों में बेचा करते थे. तो इस तरह से फ़ायदा किसका हो रहा है, फ़ायदा यहाँ पर अंग्रेज़ों का हो रहा है ना. तो हाउ एवर विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर रूल द ब्रिटिश इम्पोर्टेड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ से भारत से बहुत सारी क्वांटिटी में वो कॉटन को लेके जाते थे और बहुत ही सस्ते दाम में लेके जाते थे और वहाँ पर रह के फिर उनकी वुलन फैब्रिक, है ना, कॉटन क्लोथ, वो सब बनाते थे और यहाँ पर आके फिर उसको महंगे में बेचते थे. ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो यहाँ के लोगों का काम है वो बिल्कुल बंद पड़ गया और जो वहाँ के लोग थे वो उनका बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते थे, उनके हैंडमेड क्लोथ्स होते थे. अब जो चीज़ हाथ से बनती है हमेशा वो महंगी बिकती है क्योंकि उसको बनाने में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है. लेकिन जो कपड़े होते हैं जो मशीन से बनते हैं वो उतने महंगे नहीं जाते जितने कि हाथ के बने हुए जाते हैं. अब लोगों को फ़ायदा किस में लगा कि हम ये वाले कपड़े खरीदते हैं जो यूरोप से बन के आ रहे हैं, क्योंकि ये उतने महंगे भी नहीं है और कहीं ना कहीं उनको वो ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे क्योंकि वो मशीन के कपड़े थे. तो इस तरह से अंग्रेज़ों का दोनों तरफ से यहाँ पर फ़ायदा हो रहा था. तो यहाँ इस तरह से हमने पूरा जो हमारा टॉपिक था इकोनॉमिक रेगुलेशन वो पढ़ लिया है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर. मौर्यास जो थे, ठीक है ना, उनका जो आर्ट था, उनका जो आर्किटेक्चर था वो भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल था. एक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर भी. ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्टोन जो मशीनरी था उसको बहुत ही बड़े स्केल पे. जो मेगास्थनीज है वो बताता है कि जो मौर्यन का पैलेस था पाटलिपुत्र में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, जैसे कि जो ईरान की कैपिटल में हुआ करते थे. ठीक है, यहाँ पर स्टोन पिलर और स्टम्प्स वगैरह ये तो हम सबको पता है क्योंकि अशोक की वजह से स्टोन पिलर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे.
इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ 84 पिलर्ड हॉल, क्या मतलब वो बताते हैं कि एक हॉल तो ऐसा भी था जिसमें 84 पिलर्स थे, ठीक है। और ये कहाँ पर डिस्कवर किया गया था, जो कुम्हार है वहाँ पर इसको डिस्कवर किया था, जो पटना के बिल्कुल आउटस्कर्ट पर है। Although these remains do not recall the magnificence mentioned by the Megasthenes, they certainly attest to the high technical skill achieved by the modern artisan in polishing the stone pillar। ये भी बताया उन्होंने कि जो मॉडर्न के जो आर्टिशंस हुआ करते थे उन्होंने स्टोन पिलर को बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ था। जो मेगास्थनीस थे उन्होंने काफ़ी जो हाई टेक्निकल स्किल वर्क है, ठीक है, जो यहाँ पर किया गया है उसके बारे में ही बताया है कि ये जो पिलर थे, ठीक है, जो पॉलिश्ड पिलर हुआ करते थे बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती थी उनमें, जैसे कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होते थे, ठीक है। इस तरह से इनके पिलर्स में भी बड़ी शाइनिंग होती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ट्रांसपोर्ट द ह्यूज ब्लॉक ऑफ स्टोन फ्रॉम द क्वारीज एंड टू पॉलिश एंड एम्बेलिश दैम वेयर दे वर erected। तो जिस तरह से वो जो पिलर थे वो इतने बड़े बड़े होते थे, स्टोन के बने होते थे, बड़ी मुश्किलात होती थी उनको पॉलिश करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी ये सारे काम होते थे। द होल प्रोसेस सजेस्ट अ ग्रेट फीट ऑफ इंजीनियरिंग। अब इससे पता चलता है कि देखिए इतना बड़ा पिलर बन रहा है, उसको पॉलिश किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो इससे पता चलता था कि उस समय जो लोग थे वो कितने ज़्यादा वहाँ पर मतलब स्किल्ड थे। जो ईच पिलर मतलब बात की गई है, जो ईच पिलर इज मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ बफ कलर्ड सैंडस्टोन, ठीक है। जो पिलर होता था वो एक सिंगल पीस बफर्ड कलर सैंडस्टोन से ही बनाया जाता था। ये नहीं है कि उसको स्टोन को तोड़ तोड़ के फिर उसको अलग से जोड़ा जा रहा है, नहीं, कोशिश यही की जाती थी कि एक ही स्टोन से उस पूरे पिलर को बनाया जाए। Only their capitals, which are beautiful piece of sculpture in the form of lion bulls, are joined to the pillar on the top। हम सबको पता है ये वाला पिलर तो हम सभी जानते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। और जिस पे हमें जो टाइगर है ना, हमारे देश का जो सिंबल भी माना जाता है, उसको जो पिलर है उस पे जो लॉयन है, बुल है, उनको ज्वाइन किया गया है उनके टॉप पे, ठीक है। नीचे जो लोटस का फ्लावर है उसको भी शो किया हुआ है, तो एक ब्यूटीफुल पीस माना जाता है ये। द इरेक्शन ऑफ द पॉलिश्ड पिलर थ्रू आउट इंडिया शोज द स्प्रेड ऑफ द टेक्निकल नॉलेज एंड इन्वॉल्व इन द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग दैम। तो उस समय की ये टेक्निकल नॉलेज को दिखाता है, ठीक है, क्योंकि उस समय तो कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीन भी नहीं होती थी, जो जितना भी काम था लोग हाथ से ही करते थे, जो पॉलिशिंग है वो भी सब हाथ से होती थी। तो उस समय की जो आर्ट ऑफ पॉलिशिंग है या जो टेक्निकल नॉलेज है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस समय भी वो इतनी अच्छी हुआ करती थी। इट ऑल्सो शोज दैट द ट्रांसपोर्ट हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, कि जो ट्रांसपोर्ट था, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फार और वाइड था। जो मॉडर्न आर्टिशन ऑल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हुइंग आउट द केव्स फ्रॉम रॉक फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। जो मॉडर्न आर्टिशन थे उन्होंने ना केवल सिर्फ पिलर बनाए बल्कि बड़ी बड़ी जो केव्स हैं, ठीक है ना, स्टोन को जो पहाड़ियाँ थी उसकी बड़े बड़े पत्थरों की, उनको काट काट के केव्स भी बनाई मॉन्क्स के रहने के लिए। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो जो मॉन्क्स थे उनके पास रुकने के लिए जगह नहीं होती थी, तो इसलिए जो मॉडर्न आर्टिशन थे उन्होंने उस समय जो किंग वगैरह होते थे उनके कहने पर केव्स को काट के, जो रॉक्स केव होती थी उनको काट के मॉन्क्स के जो केव रॉक्स होती थी उनको काट के केव्स बनाई। इसके भी एग्जाम्पल है, जैसे जो बारबरा केव्स है, ठीक है, जो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर आपको ये बारबरा केव्स देखने के लिए मिलेगी। जो बड़ी बड़ी रॉक थी यहाँ पर, जो पहाड़ियाँ होती हैं, उनको काट के केव्स बनाई गई, ठीक है। और बाद में जो केव आर्किटेक्चर है ये पूरा वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में भी फैल गया। In the central phase of northern black polished ware around 300 BC, the central Gangetic plain become the center of the terracotta art। तो यहाँ पर गैंगेटिक प्लेन के आसपास जो टेराकोटा आर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। टेराकोटा आर्ट होता है कि जो मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, या मिट्टी से आप जो भी बनाना चाहो, ये बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पे फैला, ठीक है। इन्होंने एनिमल्स, वुमेन, सबको रिप्रेजेंट करता था ये। द वुमेन इंक्लूडेड मदर गॉडेस। अब इससे क्या क्या बनता था, जो मदर गॉडेस है उनकी मूर्तियाँ बनती थी, एनिमल्स बनाए जाते थे जिसमें एलिफेंट्स है उसको भी बनाया गया है। और ये सारे काम लोग किससे करते थे, अपने हाथ से ही करते थे टेराकोटा के, ठीक है। यहाँ पर आपको एक यक्षिणी का स्टैचू भी मिलेगा। जो यक्षिणी कौन होती है, एक ब्यूटीफुल वुमेन की बात की गई है, एक बहुत ही सुंदर मूर्ति होती थी वो एक औरत की, ठीक है। ये मिली है आपको जो दीदारगंज है पटना के पास से, और इसकी जो पॉलिशिंग थी वो भी बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसके आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। मटेरियल कल्चर की बात करें या स्टेट सिस्टम की बात करें, तो जो मौर्यास थे बहुत वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी थी, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, बल्कि वही उसकी स्पेशल बात थी। उनके जो कॉन्क्वेस्ट थे, ठीक है, यहाँ पर डोर फॉर ट्रेड एंड मिशनरीज एक्टिविटी। अब यहाँ पर ना केवल उस समय जो पहले जो थे उन्होंने सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया, बल्कि उन्होंने ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया और मिशनरी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा की गई जब अशोक का टाइम पीरियड आ गया।
ठीक है। यहाँ मिशनरी एक्टिविटीज़ में क्या था कि अपने धर्म के प्रचार के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, बस उनको प्रमोशन करने के लिए, जो धर्म है उसका प्रमोशन करने के लिए। ठीक है। इट अपीयर्स दैट द कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेडर, जैन, बुद्धिस्ट मॉन्क, सबके साथ ही बहुत अच्छा उस टाइम पे एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो अगर बुद्धिज्म है उसको फॉलो कर रहे हैं तो बाकी धर्मों का को वो मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि सभी लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे थे। तो इसी वजह से जो उनका मटेरियल कल्चर था वो भी बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है गंगा के आसपास, उसके आसपास जो दूसरे एरिया थे एम्पायर के, ठीक है, सब जगह। द न्यू मटेरियल कल्चर इन द गैंगेटिक बेसिन वॉज बेस्ड ऑन अ इंटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं अब आयरन की। यहाँ पर आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था। द प्रिविलेंस ऑफ राइटिंग, पंच मार्क कॉइन, द अबेंडेंस ऑफ ब्यूटीफुल पॉटरी कॉल्ड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये सब भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे। जो पॉटरी वगैरह थी वो भी बनने लगी थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी बनने लगे थे, कॉइन्स बहुत ज़्यादा बनने लगे थे। ठीक है, जो पंच मार्क कॉइन है, तो ये जो सारे हैं, ये सब, ये जो जिस तरह की भी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं ना, हम उसी को उनका कल्चर बोलते हैं। यहाँ पर कल्चर आप ये मत समझना कि उनका कोई डांस है या उनका कोई खाना है, ठीक है, या उनकी कोई रीति रिवाज है, नहीं। यहाँ पर मटेरियल कल्चर की बात की गई है। तो मटेरियल कल्चर में वो सब चीज़ें आएंगी जिस भी चीज़ का वो इस्तेमाल करते थे या जो भी चीज़ उन्होंने उस समय बना के उसका यूज़ किया हो। विद द सॉरी द इंट्रोडक्शन ऑफ बर्न ब्रिक, वो बर्न ब्रिक का भी यूज़ करते थे। कुएँ होते थे, रिंग वेल जो कुएँ होते हैं, गोल कुएँ, तो उनका भी यूज़ करते थे। ठीक है। कुछ हमें टाउन्स की भी एग्जिस्टेंस मिली है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। जो ग्रीक राइटर है उनको द ग्रीक राइटर कॉल्ड एरियन स्टेट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड विद एक्यूरेसी द नंबर ऑफ सिटीज़ ऑन द अकाउंट ऑफ देयर मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। तो सिटीज़ का जो नंबर है वो हमारे पास कोई हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, बहुत सारी सिटीज़ हुआ करती थी। जो मौर्य पीरियड है वो मतलब उसमें जो डेवलपमेंट है ना, बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट होती है उनकी मटेरियल कल्चर में, खासकर गंगा के आसपास वाले एरिया। ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तरक्की हमें वहीं देखने के लिए मिलती है जहाँ पर रिवर्स होती हैं, क्योंकि रिवर भी एक बहुत अच्छा सोर्स होती है एग्रीकल्चर का भी, ठीक है, और ट्रेडिंग का भी। रिच आयरन ऑर्स मिलती हैं साउथ बिहार में, तो ये भी बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकता था। ठीक है। यहाँ से फिर एक्सेस बनाए जाते हैं, स्पेड, सिकल्स, प्लग शेयर, ये सारी चीज़ें कहाँ पर काम आएंगी, ये एग्रीकल्चर को मेंटेन करने में काम आएंगी। स्पॉक्ड व्हील बनाया गया। ठीक है। आयरन इम्प्लीमेंट यूज़ किए गए, आर्म्स, वेपन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाई गई। और इन सब चीज़ों पे मोनोपोली किसकी थी, मौर्य स्टेट की, क्योंकि ये सब मौर्य के अंदर ही सब चीज़ मिल रही थी, कोई दूसरा जो राज्य है वो कर नहीं सकता था। तो इसीलिए जो मौर्य हैं वो ज़्यादा पावरफुल इसलिए हुए क्योंकि उनके स्टेट में ये सब चीज़ें थी जो चीज़ें एक स्टेट को चलाने के लिए चाहिए होती हैं। देखो, अगर आपको लड़ाई पे जाना है तो आपको अच्छे अच्छे वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके पास मेटल भी था। अपनी आर्मी को अच्छे से पावरफुल रखना है तो उनको खाना पीना अच्छा देना पड़ेगा, तो उनके पास एग्रीकल्चर सोर्सेज भी थी। तो इसीलिए जो मौर्यन है वो इसलिए भी पावरफुल रहे। देयर यूज एंड मैन्युफैक्चर मस्ट हैव स्प्रेड फ्रॉम द गैंगेटिक बेसिन टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर। ठीक है। तो यही चीज़ें होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूज़ होता है वो उनका गंगा से लेके दूर दूर तक ये इनका जो एम्पायर है वहाँ पर बहुत अच्छे से होता है। जो मौर्यन पीरियड था, अपने जो इनका एंड वाला जो टाइम था, ये बंड ब्रिक का यूज़ करते थे। और पहली बार इन्होंने बंड ब्रिक का यूज़ जब मौर्यन का एंड आता है उसमें नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है वहाँ यूज़ किया गया था। मौर्य ने कंस्ट्रक्शन करी बंड ब्रिक की बिहार में, यूपी में। हॉर्सेस भी वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड ऑल्सो टिम्बर विच वॉज अवेलेबल इन अबेंडेंस बिकॉज ऑफ द डेंस वेजिटेशन इन एशियन इंडिया। ठीक है। तो टिम्बर वगैरह का भी काफ़ी मतलब यूज़ होने लगा, काफ़ी ज़्यादा मिलते थे टिम्बर भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंस वेजिटेशन वगैरह उस समय होती थी। मेगास्थनीस बताते हैं वुडन स्ट्रक्चर के बारे में। मौर्य कैपिटल जो पाटलिपुत्र है वहाँ पर के कुछ जो वुडन है उनके भी आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। जब खुदाई होती है तो उसमें हमें वुड है उसके लॉक्स मिलते हैं बड़े बड़े। ठीक है। वर ऑल्सो यूज इन इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फ्लड एंड इन्वेजन। तो उससे पता चलता है कि जब भी शायद कभी फ्लड वगैरह आती होगी तो जो लकड़ी के मोटे मोटे जो लॉग होते हैं उनको शायद वहाँ पर लगाया जाता होगा जिससे कि वो जो फ्लड है, ठीक है ना, उससे बच सके। द यूज़ ऑफ बंड ब्रिक स्प्रेड इन द आउटलाइन प्रोविंस ऑफ द एम्पायर। तो जो बंड ब्रिक है उनको इस्तेमाल किया जाता था ज़्यादातर सभी प्रोविंसेस में। मॉइस्ट क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हैव लार्ज लास्टिक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मड एंड मड ब्रिक। शायद बंड ब्रिक इसलिए बनाई गई होंगी क्योंकि जो क्लाइमेट था काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट था, बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पर जो मिट्टी की चीज़ें हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक सकती, इसलिए पक्की ईंटें वहाँ पर शायद बनाई गई होंगी। ठीक है।
डिफ्यूजन ऑफ द यूज़ ऑफ द बर्न ब्रिक प्रूव टू हैव अ ग्रेट बोन। तो देखिए यहाँ पर अब जो ये पकी हुई ईंटें थी ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि जब ये बनने लगी तो इससे पक्के घर बनने लगे। जब पक्के घर बनेंगे तो जो टाउन है, शहर है, वो अपने आप ही वहाँ पर मतलब एक घर बना, दो घर बने, तीन घर, अपने आप ही जो टाउन है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। मिट्टी के घर का क्या होता है, आज है कल को बारिश हो गई तो पता चला ढह गया वो। सिमिलरली रिंग वेल, जो कुएं होते थे उनको कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा। मॉडर्न के अंडर ही पहली बार जो रिंग वेल है उनको शुरुआत की गई। ठीक है। एज रिंग वेल सप्लाइड वाटर टू द पीपल फॉर डोमेस्टिक यूज़। अब जो कुएं हैं, अब लोग अपना जो डोमेस्टिक काम है, ठीक है ना, अपना जो घर का छोटा मोटा काम है वो कुएं के पानी से वो करने लगे। उनको दूर दूर जाके नदियों से पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। रिंग बेल ऑल्सो सर्व एज अ सॉक पिट इन कंजेस्टेड सेटलमेंट। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेटलमेंट को होने के लिए। ठीक है। प्रिंसिपल एलिमेंट देखिएगा ना मिड गैंगेटिक मटेरियल कल्चर का, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि बंगाल हो गया, कलिंग हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ लोकल कल्चर भी देखने के लिए मिलेंगे। लोकल कल्चर इन द मीन कि वहाँ पर जो अपने खुद का उनको कुछ अलग से कुछ होता है ना, किसी एरिया का अपना एक अलग कल्चर होता है, तो वो भी आपको चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। बांग्लादेश, महास्थान इंस्क्रिप्शन, बोगरा डिस्ट्रिक्ट, मौर्य ब्राह्मी, यहाँ पर भी आपको कुछ अलग अलग जो इंस्क्रिप्शन है वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, ये आपको जो बहानगढ़ है, दिनाजपुर है, शेड ऑफ चंद्रकेतुगढ़। ठीक है। 24 जो 24 परगना है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भी आपको जो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर थे ये आपको वेस्ट बंगाल में भी मिलेंगे। गैंगेटिक एसोसिएशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेटलमेंट ऑफ द शिशुपालगढ़ इन उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ शिशुपाल जो उड़ीसा है यहाँ पर भी आपको कुछ सेटलमेंट देखने के लिए मिलेंगे, और सब गंगा जो नदी थी उसी की वजह से थी। The settlement of Sisupalgarh is ascribed to Maurya's time in the 3rd century BC and contain NBPW iron implement and punch mark coin। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिलेंगे, आयरन इम्प्लीमेंट मिलेंगे, पंच मार्क कॉइन मिलेंगे। तो मतलब ये है कि जहाँ पर भी मौर्य साम्राज्य था वहाँ पर आपको मौर्य से जुड़ी ज़्यादातर सब चीज़ें वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। As Sisupalgarh is situated near Dholi, Jogada, where Ashokan inscription have been found on the Asian highway passing along the eastern coast of India। तो जो शिशुपालगढ़ है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर ये अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है धौली, ठीक है ना, वहाँ पर मिलेंगे। एशियन हाईवे की तरफ आपको मिलेगा जो कि ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का। जो मटीरियल कल्चर है मे हैव रीच्ड हिज एरिया ऑफ अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद मगध, एंड दिस कॉन्टैक्ट मे हैव स्टार्टेड इन द 4th century BC when the Nandas are said to have conquered Kaling, but it deepened after the conquest of Kaling in the 3rd century BC। देखिए इससे पहले जो एरिया था कि पूरा नंदास के कंट्रोल में भी था, तो कुछ कल्चर आपको उनका भी देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। ठीक है। पॉसिबली एट अ मेजर ऑफ पैसिफिकेशन आफ्टर द कलिंग वॉर अशोक प्रमोटेड सम सेटलमेंट इन उड़ीसा विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू हिज एम्पायर। लेकिन जब जो अशोक होते हैं जब वो कलिंग को पूरी तरह से अपने ही सेटलमेंट में मिला लेते हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा फिर डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी जब ये अशोक के एरिया में शामिल हो जाता है पूरा। ऑल्दो वी फाइंड आयरन वेपन्स इम्प्लीमेंट एट सेवरल प्लेसेस इन आंध्र एंड कर्नाटका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तो मॉडर्न पीरियड के आपको बहुत सारे जो वेपन्स है, जो इम्प्लीमेंट है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। मेगालिथ मिलेंगे जो बहुत सारे अलग अलग लार्ज स्टोन के बने हुए थे। सॉरी, जो मैंने आपको बताया था मेगालिथ, मैंने क्या बताया था आपको कि मेगालिथ क्या होते थे कि यहाँ बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं उनको जो ब्यूरियल है, जैसे कि ये ब्यूरियल है, ठीक है, यहाँ पर किसी को ऐसे मरने के बाद उनको यहाँ पर उसका समाधि बनाई हुई है, उसके बाद फिर यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन रख दिया करते थे एक पहचान करने के लिए। ये राउंड फॉर्म में होते थे, तो ये मेगालिथ भी आपको मिलते हैं। ठीक है। ये कहाँ पर मिलते हैं आपको ना, जब आप साउथ की साइड जाओगे। However, the some of these places have Ashokan inscription as well as showed of the northern black polished ware of the 3rd century BC। तो कुछ आपको अशोक के टाइम के मिलेंगे, कुछ आपको 3rd century BC के आसपास के टाइम के मिलेंगे। ये मेगालिथ वगैरह हैं जो। अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड एट अमरावती। तो अमरावती में भी जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है मिलते हैं, और 3 और अलग साइट हैं आंध्र प्रदेश में ही, वहाँ पर भी आपको जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो मिलते हैं। ठीक है। 9 प्लेसेस पे मिलता है, कर्नाटका में भी। ठीक है। तो 3 आंध्र प्रदेश में और 9 आपको कर्नाटका में। इट देयरफॉर अपीयर्स दैट ईस्टर्न कोस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द मटीरियल कल्चर परकोलेटेड थ्रू मॉडर्न कॉन्टैक्ट इन द लोअर डेक्कन प्लेट्यू। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो मतलब ये था कि अशोक का जहाँ जहाँ भी आपको एरिया देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर आपको उसके जो बनाए हुए इंस्क्रिप्शन है वो आपको मिलेंगे। कहीं पर ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पर कम हो सकते हैं। बस आपको जगह का नाम याद रखना है कि डेक्कन प्लेट्यू में मिलते हैं हमें, कर्नाटका में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 मिलते हैं और कर्नाटका में हमें 9।
जो आर्ट है स्टील बनाने की, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फैलती है मॉडर्न कॉन्टेक्ट के थ्रू इंडिया के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। Steel object relating to about 200 BC और earlier date have been found in the mid Gangetic plain। अगर आप स्टील को देखोगे तो वो आपको 200 BC के अराउंड आपको पता चलेगा कि जो स्टील के जो ऑब्जेक्ट है वो कम से कम 200 BC के आसपास के हैं, कुछ उससे पुराने भी हैं। जो स्प्रेड है स्टील का, ठीक है, वो अब इसका क्या काम आता है, जब स्टील बन जाती है तो जंगल काटने के बड़े काम आते हैं, जो स्टील के वेपन्स वगैरह होते हैं। अब इससे क्या होता है, कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो बहुत घने घने जंगल थे, तो इसलिए उन घने घने जंगल को काटने के लिए कोई वेपन, कोई टूल नहीं था, लेकिन अब वो टूल आ चुके थे स्टील के, तो इसीलिए एक बहुत अच्छा मेथड मिल चुका था कल्टीवेशन करने का। तो कलिंग में भी स्टार्ट हो गया था, जंगलों को काट के क्या शुरू कर दिया, अब कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कुड हैव बीन क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द राइज ऑफ क्षेत्री किंगडम इन दैट रीजन। अब यहाँ पर कलिंग में जब ये स्टील आ गया, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर एक नया किंगडम स्टैब्लिश होता है, क्षेत्री किंगडम, ठीक है। ऑल दो सतवाना रोज टू पावर इन द डेक्कन। अब जो डेक्कन वाला एरिया था वहाँ पर जो सतवाहना किंगडम है वो राइज होता है ना, क्योंकि अभी तक तो लोगों के पास उस जंगल को हटाने का कोई समाधान नहीं था, लेकिन अब वो आ गया था। येट इन सम वेज देयर स्टेट वॉज अ प्रोजेक्शन ऑफ मौर्यन। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सतवाहना थे, चाहे क्षेत्री किंगडम थे, कहीं ना कहीं किसके प्रोजेक्शन में थे, मौर्यास के प्रोजेक्शन में ही थे। एज विल शोन लेटर दे ऑल्सो इशूड इंस्क्रिप्शन इन प्राकृतिक एंड अडॉप्टेड सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ द मौर्यन। बाद में जो छोटे छोटे किंगडम होते हैं ये भी अपने कुछ इंस्क्रिप्शन इशू करते हैं, और ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ये प्राकृतिक लैंग्वेज में होते हैं, और इसमें सेम वही एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं जो मौर्यास के होते हैं, ठीक है। It seems that stimulus to state formation in peninsular India came from the Mauryas not only in the case of Kshitris and Satvahana but also that of the Chairyas। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्षेत्री और सतवाहना के बारे में बताया कि इन्होंने जो बहुत सारे जो मेजर्स थे वो मौर्यन के ही कॉपी किए हुए थे, लेकिन सिर्फ जो क्षेत्री और सतवाहना थे सिर्फ केवल उन्होंने ही नहीं, बल्कि आप साउथ में जब जाएंगे तो चेरा, चोला, पांड्या, इन्होंने भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो मौर्यंस की अडॉप्ट की हुई थी। अशोक के इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो 3 लास्ट मेंशन पीपल हैं वो जब एक साथ केम टुगेदर विद द सत्यपुत्र एंड द पीपल ऑफ द ताम्रपानी और श्रीलंका लिव्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो इन तीनों को क्या बोलते थे उस समय, सत्यपुत्र बोलते थे, और जो लोग श्रीलंका में रहते थे, ठीक है, उनको ताम्रपानी बोलते थे, और ये बिल्कुल मौर्य एम्पायर का बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया था, ठीक है। फैमिलियर विद द मौर्यन स्टेट, तो सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे, सब मौर्य एम्पायर के बारे में अच्छे से जानते थे। जो पांड्यास हैं उनके बारे में तो मेगास्थनीस ने अपनी बुक में भी लिखा है कि जो मेगास्थनीस थे वो पांड्यास का जो टाइम था, जो पांड्या किंगडम था, उन्होंने वहाँ पर विजिट भी किया था, ठीक है। और जो पांड्यास है उन्होंने भी जो मौर्य कैपिटल है उसको विजिट किया था। अशोक अपने आप को क्या बोलते थे, डियर टू द गॉड, और इसीलिए इन्होंने टाइटल भी लिया था, ठीक है। वॉज ट्रांसलेटेड इनटू तमिल एंड अडॉप्टेड बाय द चीफ मेंशन इन द संगम टेस्ट। अब जो अशोक का टाइटल था डियर टू द गॉड, ये सिर्फ अशोक ने ही नहीं बल्कि इनको देखकर इनका जो नाम है डियर टू द गॉड, ठीक है ना, देवन प्रिय जिसे हम बोलते हैं, इसको जो साउथ के जो चीफ थे उन्होंने इस नाम को तमिल में ट्रांसलेट करवा के और खुद अपने आप को टाइटल रख लिया, ठीक है, मतलब अपनी भाषा में इस टाइटल को ट्रांसलेट करवा के और फिर अपने लिए इस टाइटल का इस्तेमाल किया, जो हमें पता चलता है संगम टेक्स्ट से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जो मौर्यन में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको जो आसपास के छोटे छोटे जो किंगडम है वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जो एग्जिस्टेंस है इंस्क्रिप्शन का, ठीक है, ओकेजनल NBPW शोर्स एंड अ पंच मार्क कॉइन इन अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये आपको 3rd सेंचुरी के आसपास सब जगह आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हो, तो देश के अलग अलग जगह पर आपको मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है। shows that during the Mauryan period attempts were made to spread element of the mid Gangetic basin culture in distant area। तो मौर्यन ने पूरी कोशिश करी कि वो अपने जितने भी उनका कल्चर है वो ना केवल उसको जो गैंगेटिक बेसिन है उसके आसपास बल्कि दूर दूर तक एरिया तक वो उसको फैलाएं, और वो उस चीज़ में कामयाब भी हो जाते हैं। द प्रोसेस सीम टू अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के की सलाह से ही वो सब चीज़ें करते थे। जो कौटिल्य हैं उन्होंने एडवाइस किया था कि हमें जो न्यू सेटलमेंट है उसको फाउंड करना चाहिए कल्टीवेटर की हेल्प से। कल्टीवेटर कौन होते थे, जो वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, और ज़्यादातर ये वैश्याज होते थे, ठीक है। जो शूद्र हैं उनको लेबर की तरह काम करते थे, और काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एरिया होना चाहिए उस चीज़ के लिए, अगर आपको टाउन वगैरह स्टैब्लिश करने हैं तो, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे तो वहाँ पर आप टाउन कैसे लगा लोगे।
इन ऑर्डर टू ब्रिंग द वर्जिन सॉइल अंडर कल्टीवेशन, अब जो ज़मीन पे कभी कोई खेती बाड़ी हुई नहीं है उसको बिल्कुल खेती बाड़ी को बनाने के लायक, वहाँ पर आपको नए नए फार्मर्स चाहिए, तो नए नए फार्मर्स लाए गए, ठीक है। उनको क्या किया गया, थोड़ी टैक्स में भी छूट दी गई, उनको उनको कैटल सीड्स मनी प्रोवाइड किए करवाए गए, है ना। जो स्टेट है डिड दिस इन एक्सपेक्टेशन इट वुड रिकवर वॉट इट हैड गिवन। तो स्टेट ने ये सब चीज़ें क्यों की, क्योंकि वो चाहते थे जल्द से जल्द यहाँ पर क्या हो जाए, पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है यहाँ पर टाउन वगैरह स्टैब्लिश हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने लोगों को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, उनको रहने के लिए जगह भी देनी पड़ेगी, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो ये सेटलमेंट्स है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है, अगर वहाँ पर आपको कंट्रोल करके रहना है, क्योंकि आज अगर आप इनकी मदद कर रहे हो तो कल को कमा के भी तो आपको यही देंगे जिसको आप टैक्स की फॉर्म में लोगे। तो यहाँ पर जो लोग थे अपनी कल्टीवेशन के लिए आयरन प्लग शेयर का यूज़ करते थे, ठीक है। दीज पॉलिसी लीड टू द ओपनिंग ऑफ द लार्ज एरियाज टू कल्टीवेशन इन द सेटलमेंट, और इस तरह से इनकी जो ये अपनी पॉलिसीज़ हैं इनको फॉलो करके ये बड़े बड़े एरिया पे कल्टीवेशन और सेटलमेंट को स्टैब्लिश कर देते हैं, ओके। How far the Mauryan towns facilitated the diffusion of the material culture of the Gangetic Plain into the tribal belt of the central India and extended from Jharkhand in the east to the Vindhyas। तो ये पूरा झारखंड जो ईस्ट में है विंध्यास के वेस्ट तक, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा भी हम ये नहीं कह सकते कि एकदम छोटे छोटे पार्ट में ये चले गए, खासकर जहाँ पर ट्रैवल थे तो वहाँ पर ज़्यादा भी इनका कंट्रोल नहीं हो पाया। क्वाइट क्लियर दैट अशोक मेंटेन द इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द ट्राइबल पीपल। अशोक ने कभी जो ट्राइबल पीपल है, जैसे कि हम सबको पता है कि जो बहुत पुरानी जो जनजातियाँ हैं, जो ट्राइब है, वो ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए अकबर ने भी इनके साथ कांटेक्ट बना के ज़रूर रखे, लेकिन कभी इनको उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा कि वो उनकी जो धर्म की जो नीति है वो उसको अपनाएं या वो अपना कल्चर छोड़ दें, ठीक है। उन्होंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया कि ठीक है आपको जैसा जीवन बिताना है आप वैसे बिताइए। Their contact with the Dharm Mahamatras appointed by the Ashok must have enabled them to imbibe rudiments of the higher culture prevalent in the Gangetic Basin। तो ये धम्म महामात्रास आपको पता है कौन है, कि जब अशोक ने धम्म की नीति को फैलाया है ना, तो उन्होंने ये धम्म महामात्रास को अपॉइंट किया था कि वो इस धम्म की नीति को लोगों को समझा भी पाएँ, और अगर जो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो देखा जाएगा वो किस तरह अडॉप्ट कर रहे हैं, सही से कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। In this sense, Ashok launched a deliberate and the systematic policy of the acculturation, and he stated that as a result of diffusion of dham, man would mingle with God। ठीक है, तो इनका जो ये था कि जो धम है उसमें डिफ्यूजन ला के चाहते थे कि जो लोग हैं, ठीक है, वुड मिंगल विद गॉड, तो वो भगवान से इस तरह जुड़े जैसे उस धम की नीति में लिखा हुआ, जैसे बौद्ध धर्म बताता है। This implies that the tribal and the other people would take to the habit of settled, tax-paying, peasant society and develop a respect for paternal power, royal authority, for the monk, priest, for officers who help in enforcing his authority। तो ये क्या चाहते थे कि जो लोग हैं वो एक सेटल्ड लाइफ चाहिए, ठीक है, टैक्स भी पे करें और पीजेंट सोसाइटी हो, ठीक है, और अपने बड़ों की रेस्पेक्ट की जाए, जो रॉयल अथॉरिटी है उसको माने, जो मॉन्क्स हैं प्रिस्ट हैं, ठीक है ना, उनकी रेस्पेक्ट की जाए, जो ऑफिसर्स हैं वो अथॉरिटी को इन्फोर्स करने में हेल्प करें। हिज पॉलिसी सक्सीडेड। अशोक क्लेम दैट द हंटर फिशरमैन हैड गिवन अप किलिंग। अशोक चाहते थे कि जो हंटर्स हैं, जो फिशरमैन हैं, वो किलिंग ना करें ज़्यादा, वो भी धर्म को अपनाएं, ठीक है, और एक अच्छी सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ को जिए, ओके। अब देखिए मॉडर्न एम्पायर फॉल कैसे होता है, क्या रीज़न रहे कि जो मॉडर्न एम्पायर है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले ब्राह्मणिकल रिएक्शन। तो ब्राह्मणिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो देखिए हुआ क्या था। अब जो अशोक थे वो तो अपनी अलग पॉलिसी ले आए थे धर्म की नीति, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ब्राह्मणिकल रिएक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण्स अपनी चाहते थे। देयर इज़ नो डाउट कि जो अशोक है उन्होंने एक टॉलरेंट जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट कर लिया था, और वो चाहते थे कि लोग उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। वो कभी ये भी नहीं चाहते थे कि जो ब्राह्मण्स हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाए, नहीं, ठीक है। ही इशूड हिज एडिक्ट इन प्राकृतिक नॉट इन संस्कृत। उन्होंने जो अपने जो इंस्क्रिप्शन है उन्होंने उनको प्राकृतिक भाषा में लिखवाया, ना कि संस्कृत में। और जबकि जो ब्राह्मण्स की जो भाषा होती है जिसको वो सबसे ज़्यादा जो आगे प्रेफरेंस देते हैं वो संस्कृत होती है, लेकिन उन्हें संस्कृत ना इस्तेमाल करके उन्होंने प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उनको अच्छी नहीं लगी ब्राह्मण्स को। ही प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। उन्होंने जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनकी बलि चढ़ाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और उस समय तो मंदिरों में बलि चढ़ाने का बहुत रिवाज था, ठीक है। द एंटी सेक्रीफाइस एटीट्यूड ऑफ बुद्धिज्म अडॉप्टेड बाय द अशोक एडवर्सली अफेक्टेड द इनकम ऑफ द ब्राह्मण। अब जो ये मतलब कुछ सेक्रीफाइस तो ऐसे होते हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ सेक्रीफाइस ऐसे होते हैं जो
बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग उनको करना सही नहीं था, मतलब जो उनको वो लगते थे कि इनको बिना करे भी काम चल सकता है। तो अशोक ने उन सबको बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो उससे क्या हो गया, जो ब्राह्मण है उनकी इनकम रुक गई, क्योंकि भाई उनका तो वही था जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, बलियाँ चढ़ रही हैं, ठीक है, तो उससे उनका गुजारा होता था। अब उससे ब्राह्मण्स की इनकम रुक गई। अशोका अपॉइंटेड राजूकास टू गवर्न द कंट्री साइड एंड इंट्रोड्यूस, ठीक है, विहार समाता एंड द दंड समाता, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जो राजूकास हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको अपॉइंट कर दिया कि आप देखो जो कंट्री साइड है, ठीक है ना, वहाँ पर आप देखो क्या चल रहा है, ठीक है। दिस मीन डेट द सेम सिविल एंड द क्रिमिनल लॉ फॉर ऑल द वर्णा। उन्होंने कहा कि जो सिविल और जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, वो सब वर्णों के लिए समान होंगे। ऐसा नहीं था कि कोई बड़े वर्ण में रहने वाला अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसको सज़ा कम है, और वही गुनाह जब एक लोअर वर्ण में रहने वाला कर रहा है तो उसको सज़ा बहुत ज़्यादा। नहीं, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, लेकिन उसके लिए जो लॉ है, चाहे सिविल चाहे क्रिमिनल, सबके लिए जो पनिशमेंट है वो बराबर रहेगी। अब ये चीज़ भी जो ब्राह्मण है उनको अच्छी नहीं लगी, ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे उनके अकॉर्डिंग तो धर्मशास्त्र में वर्णों के हिसाब से सज़ा लिखी हुई थी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। उसमें जो हायर वर्ण वाले थे उनके लिए सज़ा बहुत मामूली सी होती थी, और जो लोअर कास्ट वाले होते थे उनके लिए सज़ा बहुत ज़्यादा, एकदम हम कहेंगे बहुत खतरनाक सी होती थी। तो ये चीज़ भी उनको पसंद नहीं आई कि भाई सबके लिए एक जैसा कैसे कर दिया। Some new kingdoms that arose on the ruin of the Mauryan Empire were ruled by the Brahmin। अब मौर्यन एम्पायर के टाइम पे लास्ट में जाके छोटे छोटे जो किंगडम्स होते हैं वो बनने लग जाते हैं, और इन किंगडम को ज़्यादातर कंट्रोल करने वाले कौन थे, ब्राह्मण थे। सुंग हो गए, कण्व हो गए, ठीक है, जो कि रूल कर रहे थे एमपी पे, कुछ ईस्टर्न एरिया पे मौर्यन एम्पायर के, सभी कौन थे, ये ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण तो पहले से ही मौर्य जो साम्राज्य है उनके रूलर से परेशान थे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक ये, अभी तक तो जो लोग मिलजुल के रह रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनमें क्या होने लग गया, उनमें एक लड़ाई झगड़ा, ठीक है, वो सब रहने लग गया, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट आके काम कर रहे हैं, वो उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आके काम कर रहे हैं। Similarly, the Satavahana who founded kingdom in the western Deccan and Andhra claimed to be Brahman। अब जो वेस्टर्न डेक्कन में आए सतवाहना, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो भी बाद में चल के अपने आप को ब्राह्मण ही क्लेम करने लग जाते हैं कि हम भी ब्राह्मण हैं। तो ये जो ब्राह्मण डायनेस्टीज़ थी, ठीक है, ये वैदिक सेक्रीफाइस करती थी, जो कि अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सबसे पहला जो ब्राह्मणिकल रिएक्शन था, क्योंकि अब यहाँ पर ये जितने भी जो ब्राह्मण जो एम्पायर निकल के आ रही थी, ये सब किसके खिलाफ होती जा रही थी, ये मौर्यन एम्पायर के खिलाफ होती जा रही थी। अब दूसरा रीज़न देखते हैं फॉल का, फिनेंशियल क्राइसिस। बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने लगा था आर्मी पर, ठीक है, जो पेमेंट थी ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज़्यादा। अब एक टाइम पर आकर जो फिनेंशियल क्राइसिस है मौर्यन एम्पायर को, वो देखने के लिए मिली। एशियन टाइम पे जो मौर्यंस थे वो अपनी एक बड़ी आर्मी को मेंटेन करके रखते थे, लार्जेस्ट रेजिमेंट होती थी ऑफिसर्स की, लेकिन उसी हिसाब से जो टैक्स है वो भी लोगों से लिया जाता था, ठीक है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दिस ह्यूज सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन धीरे धीरे जैसे आर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, उसके खर्चे बढ़ने लगते हैं, उतना तो टैक्स भी कलेक्ट नहीं होता, और इस वजह से डिफ़िकल्टीज फेस आनी शुरू हो जाती हैं। इट सीम्स दैट अशोक मेड लास्ट डोनेशन टू द बुद्धिस्ट मॉन्क। अलग से जो अशोक थे वो बहुत बड़े बड़े लास्ट डोनेशन देते थे ब्राह्मण मॉन्क्स को, जिस वजह से जो खजाना था वो खाली हो गया था, और खर्चे उतने ही थे, ठीक है। तो इसीलिए बाद में जो गोल्ड की जो इमेजेस थी उनके खजाने में, उनको भी मेल्ट किया गया। तीसरा कॉज क्या बना मौर्यन एम्पायर के फॉल का, ऑप्रेसिव रूल इन द प्रोविंसेस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द ब्रेकअप ऑफ दिस एम्पायर। जो ऑप्रेसिव रूल था प्रोविंसेस में, अब हुआ क्या देखिए। बिंदुसार के टाइम पे जो सिटीजन थे तक्षशिला के बिटरली कंप्लेन्ड अगेंस्ट द मिस रूल ऑफ द ब्यूरोक्रेट। बिंदुसार के टाइम पे तक्षशिला में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने वहाँ पर रह रहे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो उनके ऊपर मिनिस्टर्स छोड़े हुए थे, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्लेन करी कि वो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, मिस रूल कर रहे हैं, ठीक है। Their grievances were redressed by the appointment of Ashok, but when Ashok became emperor, a similar complaint was made by the same city। अब यहाँ पर तक्षशिला में बाद में फिर अशोक को भी अपॉइंट किया जाता है, तो जब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आगे चल के जो अशोक है वो भी एम्परर बन जाते हैं। अब अशोक जब एम्परर बन जाते हैं तो उनको तक्षशिला को छोड़ना पड़ता है, और वो अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर जाते हैं। अब जब वो अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर जाते हैं तो फिर सेम वही कंप्लेंट आती है उस सिटी से कि यहाँ पर जो रहने वाले जो ये गवर्नर हैं, ये हमारे साथ मिसरूल, मतलब ये मिसरूल कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बना, क्योंकि जब आप कहीं पर मिसरूल करोगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट तो करने से रहे। कलिंग एडिक्ट शोड दैट अशोक वॉज मच कंसर्न अबाउट
oppression in the provinces and therefore asked the Mahamatra not to tyrannize the townsmen without due cause। ठीक है, जो अशोक थे वो इन सब चीज़ों के बहुत खिलाफ थे कि कोई लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करे। ठीक है,